में फोकस करना मेडिकल चाहिए। फील्ड में ही झाबुआ के लिए क्या कर सकते हैं? मैं एक और सवाल यही है जो मैंने आपसे पहले भी किया कि यहाँ के लोग सारे लोग अधिकतर उचित इलाज के लिए बाहर जाते हैं, तो ये हमेशा से बाहर गए हैं, इसकी आप कमजोरी को क्या मानेंगे, किसकी कमजोरी है? देखिए, इसमें बहुत स्तर पर हम ये माने कि अगर हमारे यहाँ बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, जैसे अभी जब हमारी सरकार थी अभी 1.5 साल, तब हमने यहाँ पर सिटी स्कैन का भी प्रस्ताव यहाँ पर कर दिया था और सिटी स्कैन यहाँ होने वाला था, घोषणा भी हो गई थी। तो इस तरह से अब जो तत्कालीन सरकार है उसको प्रयास करना चाहिए कि वो सिटी स्कैन को ले आए, क्योंकि वो पहले स्वीकृत हो रखे हैं। तो वो सिटी स्कैन आए, जब हम अच्छी अच्छी फैसिलिटी, क्योंकि अभी झाबुआ में जैसे हम भी बहुत सारे आप भी समझते हैं कि डायग्नोस्टिक्स का एक बहुत बड़ा रोल हो गया आजकल की मेडिकल प्रैक्टिस में। डायग्नोस्टिक्स का मतलब डॉक्टर्स का तो है ही, पर डायग्नोस्टिक्स का बहुत बड़ा मेजर रोल हो गया है। अच्छी आजकल लेटेस्ट इतनी इन्वेस्टिगेशंस आ गई हैं कि आप अब वो करवा लेते तो आपको पूरा पता लग जाता है कि मरीज को क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, कैसे इसका इलाज करना है। तो डायग्नोस्टिक्स जब फैसिलिटीज हम टॉप लेवल की यहाँ पर देंगे, प्लस हम अच्छी फैसिलिटी, जैसे अब ओटी बन रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है कि ऑपरेशन थिएटर का रेनोवेशन हो रहा है और वो अच्छा ऑपरेशन थिएटर बन रहा है, ताकि जो बाहर जाकर इलाज करवाना चाहते हैं और वो कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा जिला अस्पताल में भी इलाज करवाएं। और एक जो कॉन्फिडेंस होता है पेशेंट का, वो भी एक रहता है कि अगर मान लो कि हम जिस तरह से हमारे पास अगर पेशेंट आता है, मैं जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था, मैं उसी तरह पेशेंट देखता हूँ जैसा अभी देखता हूँ। मैं कभी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब मैं प्रैक्टिस करता था, ऐसे मैंने पेशेंट नहीं देखे कि मेरे को बस पेशेंट देखना है या मेरे को पेशेंट को रेफर करना है या मेरे को बस 2 बजे तक बैठना है, 5 बजे तक बैठना है, मेरे को चले जाना है। मैं हमेशा एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करता था, एक्स्ट्रा आवर्स भी करता था। पूरे जो फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमारा जो MYH का स्टैंडर्ड था बहुत हाई था। MYH में हमको बहुत हाई स्टैंडर्ड सिखाया गया, किस तरह से स्टेलाइज करते हैं, किस तरह, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज नहीं कर रहे हैं, पता चले वही बीमारी का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। तो एक मैं समझता हूँ कि पेशेंट की तरह एम्पैथी, सेंसिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, और वो एक आप किसी को सिखा नहीं सकते, किसी डॉक्टर को सिखा नहीं सकते, वो अंदर से आती है कि यार ये पेशेंट आए, ये परेशान होकर आए, इसको मेरे को अच्छी तरह से देखना है, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जो भी हो, बट इसकी जान बचना चाहिए। तो वो एक एटीट्यूड की बात आती है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये थोड़ा हम बोल सकते हैं कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस कम रहता है ना, वहाँ, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कुछ अगर अच्छे डॉक्टर होंगे तो थोड़े कुछ कमजोर डॉक्टर भी होंगे, कुछ अच्छे से देखते हैं, बात करते हैं, तो कुछ अच्छे से नहीं भी देखते हैं। तो वो जनरल जो परसेप्शन बनता है, तो कहीं ना कहीं लोगों का उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि जिस तरह से फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, तो ये जो दाहोद का रुझान है, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा टारगेट है कि दाहोद जाने वाला पेशेंट रुकना चाहिए। मैं तो आज भी, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा काम करने का तरीका ऐसा है कि जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर फंसता है, ऑपरेशन में फंसता है, हम बिना किसी के बोले वहाँ जाकर ऑपरेशन कर आते हैं। ये आपको पता नहीं होगा, पर हम ये चीज़ अगर मान लो, क्योंकि देखिए एज अ डॉक्टर ये मेरी जवाबदारी है कि अगर कोई ऑपरेशन में फंस जाए, देखिए ऑपरेशन आप जब पेशेंट को खोलते हैं तब ऑपरेशन में तो क्या निकल जाए आपको पता नहीं है, कुछ तो अंदाजा नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा सकते। पता चला कुछ इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया कि एक डॉक्टर नहीं संभाल सकता। तो हम डॉक्टर एक फेटर्निटी है, जिसको जब जरूरत पड़े, तो बहुत बार मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया हूँ ऑपरेशन करने के लिए, ताकि अगर वहाँ पर डॉक्टर फंसे हुए हैं कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो मैं गया हूँ। बहुत बार शीना गई है, क्योंकि जब ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी जब नहीं आई थी, दोनों ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं आई थी, तो वो कई बहुत सीरियस ऑपरेशन में फंस जाती, तो हमने वहाँ जा जाकर ऑपरेशंस कर आए हैं, पर हम ये किसी को बताते नहीं है, क्योंकि मेन हमारा ये उद्देश्य है कि पेशेंट की जान बचना चाहिए, वो व्यवस्थित होना चाहिए और एक फेटर्निटी। और देखिए अल्टीमेटली हम सब काम क्यों कर रहे हैं, हम लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो हम जिस रूप में बता सकें हमें बचाना चाहिए। मेडिकल फील्ड में आपका वरदान हॉस्पिटल वास्तव में ज़िले में एक नाम है, और अभी कोविड-19 में आपके यहाँ पर क्या व्यवस्था है? देखिए कोविड-19 में अभी हमारा हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं हुआ है कोविड के लिए, और कोविड में ये है कि अगर कोई भी पेशेंट आता है तो हमने एक आइसोलेशन अलग बना रखे हैं, एक आइसोलेशन वार्ड हमने अलग कर रखा है कि अगर कोई भी हमको ऐसा संदिग्ध पेशेंट मिलता है तो हम उसको उसी वार्ड में रखते हैं। जैसे अभी एक पेशेंट आपके यहाँ आए थे,
बिल्कुल सही है। वो पेशेंट मैंने ही देखा था, है ना। वो जो पेशेंट आए थे वो मैंने ही देखा था, क्योंकि मैं डेली कुछ भी हो जाए राजनीतिक के साथ साथ 1 घंटा अस्पताल को रोज देता ही देता हूँ। और मैं जब अस्पताल में उस टाइम था तो एक इमरजेंसी पेशेंट मेरे पास आया था जिसको बहुत सिवियर हाइपरटेंशन था, बीपी 180 के पार था, मतलब बहुत क्रिटिकल होता है, मतलब 180 के पार निकल जाए मतलब आपकी नस कभी भी फट सकती है ना। 120 नॉर्मल माना जाता है, 120 180 नॉर्मल माना जाता है, उसका 180 था। साथ में उसको डायबिटीज भी था, और डायबिटीज भी 300 पार थी, 280 300 पार थी। साथ में उसको पहले एंजियोप्लास्टी हो रखी थी, है ना, और उसको फीवर की हिस्ट्री भी थी। और उस समय सबसे पहले देखिए, कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है उसके चेहरे पर नहीं लिखा रहता है कि इसको कोरोना है ना। कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा, मैं भी पास आएगा, पता चला हम इस रूम में बैठे हैं, किसको कोरोना है हमको नहीं पता है, पर हम बैठे हैं, है ना। तो कोई भी पेशेंट आएगा तो सबसे पहले जो एज अ डॉक्टर मेरी जवाबदारी है उसकी जान बचाना। ऐसा ना हो कि कोरोना से उसकी जान नहीं जा रही हो भैया, अगर उसका मैनेजमेंट नहीं करा उसकी जान चला। और आज की हकीकत है, आज अस्पतालों में और सब दूर ऐसी बहुत सारी मौतें हो रही हैं जो कोरोना से नहीं हो रही हैं। हार्ट अटैक का इलाज नहीं होने के कारण हो रही है, बुखार का इलाज नहीं होने के कारण हो रही है, कुछ मलेरिया का इलाज नहीं होने के कारण हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये नहीं हो, इसलिए हमारी जवाबदारी बनती है कि जो भी मरीज आए उसका इलाज करना और प्रिकॉशन लेना। हमको मास्क बराबर पहनकर रखना चाहिए, हमें जो भी हाथ बार बार सैनिटाइज करना चाहिए। इसलिए मैं जब आपके स्टूडियो में आया था मैंने सबसे पहले पूछा था कि हैंड सैनिटाइजर आपने रखा है कि नहीं रखा है। तो ये जब वो हमारे पास आया था और वो सीरियस था, तो हम जहाँ भी हमको जैसे फीवर की हिस्ट्री मिली और जो उसके मिला तो हमने उसको एक आइसोलेट वार्ड में अलग से शिफ्ट कर दिया था। और सबसे पहली चीज़ जो हमने करी उसका सैंपल भिजवाया, क्योंकि बेस्ट जो हम कर सकते हैं कि उसका इलाज हो जाए और उसका सैंपल चला जाए। और जैसे उसकी रिपोर्ट आई और पॉजिटिव आया, उसको हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट करा और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने उसको इंदौर शिफ्ट कर दिया। और उसी समय जैसे उसकी रिपोर्ट आई, सबसे पहले हमने जो जो डॉक्टर्स और जो जो स्टाफ उसके संपर्क में आया था, हमने खुद ने होम क्वारंटाइन हुआ और हमारी सबकी जांच हुई, पूरे स्टाफ की जांच हुई, सब नेगेटिव आए। नेगेटिव क्यों आए? क्योंकि हमने सब प्रिकॉशन ले रखे थे और सेफ्टी रखी थी। ना तो हम में से कोई भी एक तो अगर उस मरीज से 10-15 लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो अगर कोई ना कोई अगर हमने सेफ्टी नहीं रखी हो तो कोई ना कोई तो पॉजिटिव आता, पर सबकी पूरे स्टाफ की और सारे डॉक्टर्स की रिपोर्ट नेगेटिव है। कोविड-19 में आप के माध्यम से जो सप्लाई हुई थी जिला अस्पताल में, वहाँ पर भी कई सारे आरोप लगे थे कि उस सप्लाई में गड़बड़ है, कुछ सरकारी सामान भी आपने लिया है और सरकारी सामान का सप्लाई कर दिया और पैसे को लेकर की भी सारी गड़बड़ की थी, ऐसे कई सारे आरोप लगे थे। देखिए, आरोप लगाने वाले तो लगा सकते हैं। मुझे बताइए, कोरोना के समय जिला अस्पताल में जो बहुत ज़रूरी सामग्री, जब मैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेकर आया था जो इंदौर से करवाई थी, उसमें भी बहुत सारे आरोप लगे थे। देखो, आरोप अगर मैं ये समझता हूँ अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, हमको आरोप लगेंगे, है ना। हमारे मन साफ होना चाहिए और हम जो काम करें बिल्कुल भगवान को साक्षी रखकर काम करें। और इसलिए जो भी मैं काम करता हूँ भगवान को साक्षी रखकर करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ। और मुझे आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वरदान हॉस्पिटल में भी इसलिए आरोप लगते हैं क्योंकि उससे जुड़ाव आपका और आपका जुड़ाव राजनीति से। बिल्कुल। तो मैं तो वो मानकर चलता हूँ ना कि लोग पत्थर फेंकेंगे, पर पत्थर से आपको क्या बनाना है, मंदिर बनाना है, सीढ़ियाँ बनाना है, ये तो आपको बनाना है। पत्थर वो फेंक सकते हैं। बाकी मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो राजनीति है, कभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना रही है और ना रहेगी। बिल्कुल। अब हम चलते हैं राजनीतिक फील्ड की ओर। आपने मेडिकल फील्ड में सर्जन में गोल्ड मेडलिस्ट लिया, समाज सेवा के दौरान आपने अवार्ड भी लिया दिल्ली में, इतना सब कुछ किया आपने। और जहाँ तक मेरा मानना है कि वरदान हॉस्पिटल भी आपका संघर्ष और मेहनत का ही फल है। सारा सब कुछ आपने मेडिकल फील्ड में इतना किया, फिर अब राजनीति में आप कैसे आए, कैसे रुझान बना आपका राजनीति में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति एक ऐसी फील्ड है कि आप जिससे पूरे बहुत सारे लोगों का एक साथ भला कर सकते हैं। आप पॉलिसी मेकर बन सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ज़्यादा काम करते हैं, उनके सुख दुख में खड़े रह सकते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है। डॉक्टरी फील्ड मैंने छोड़ी नहीं है, डॉक्टरी फील्ड अभी भी करता हूँ और
उसमें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, चाहे रात के 2 बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे हो, इसमें मेरी सीमा है कि मैं सिर्फ जो मरीज मेरे तक आएगा मैं उसका भला कर सकता हूँ। पर राजनीति ऐसा फील्ड है जो मेरे लिए पावर की चाबी नहीं है, मेरे लिए लोगों का कल्याण के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम है। और मैं ये जानता हूँ कि इसके माध्यम से, क्योंकि आज हमारे राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब देखते हैं ये बहुत लंबे से समय से चल रहा है कि पढ़े लिखे लोग होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग होना चाहिए, युवा होना चाहिए। और जो पहले हंसते थे, अब भी लोग अब जाकर लोग समझ रहे हैं कि हाँ सही बात है कि हमको पढ़े लिखा होना चाहिए, ताकि हम अपने अधिकारों को समझ सकें, हम सही चीज़ों को समझ सकें, हम अपने लोगों के बीच से आए तो लोगों की सुख दुख में खड़े रह सकें। और इसलिए मैं राजनीति के माध्यम से एक सिर्फ कल्याण नहीं करना चाहता हूँ, एक क्रांति लाना चाहता हूँ। एक ऐसी क्रांति लाना चाहता हूँ कि जिससे आने वाले समय में, और मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ आज यहाँ बैठकर, झाबुआ का नाम पूरे मध्य प्रदेश में होगा इस विजन के साथ में, और मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में होगा इस विजन के साथ में मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ।